अगर वो पीछे आपके समझो खड़ी और वो आ जाए तो और वो कहे कि मुझे वापस एंटर होना है लाइफ में, तो आपका क्या जवाब होगा? कि याद है एक रोज़ कहा था बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना, जब कोई वापस जाकर आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसके साथ चलता नहीं, साथ दोबारा रहता नहीं, गुम जाता हूँ खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। क्या बात है। वो ये कैसा चैलेंजिंग पार्ट आपकी लाइफ का, ये मुंबई में आने के दौरान आज भी आप याद करते हो तो आपको वो तकलीफ और हंसी दोनों साथ में आती हो? तो जब मैं देखा लाइन में आंटियां लगी हैं 4-4 बाल्टियां लेके और मैं उसमें बीच में बच्चा खड़ा हूँ, मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर 30 रुपये का जो पानी का बॉटल होता है वो मैं खरीदते उससे नहाता था और मैं सेट पे आता था। और उसके बाद जब मैंने 2018 में जब छोड़ा बॉम्बे, तब मैंने डिसाइड कर लिया अब जब मैं बॉम्बे आऊँगा तो मैं इतना प्रिपेयर्ड होकर आऊँगा कि फिर मुझे मुंबई से वो कमबैक चाहिए। मतलब मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है मुंबई से, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ। एक हीरा कोयले की खान में चिल्लाएगा नहीं कि मैं हीरा हूँ। और वो भी है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबके लिए एक हादसा ज़रूरी है। ये मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 2025 ड्रीम लिस्ट है। जब भी रोज़ सुबह उठता हूँ तो ये मैं देखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और आपने खुद कहा कि आप एक ऐसे करियर में हो जहाँ पर सक्सेस रेट बहुत कम है जी। तो पेरेंट्स का सपोर्ट कितना है? तो सत्यम दशा या द शहजादा, इस नाम से अगर मैं आपको बुलाऊं तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अब तो दुनिया ही बुला रही है मुझे उस नाम से। तो वेलकम टू दिस शो। तो आज का जो ये शो है ये हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि हम सुनने वालों को ये मैसेज देंगे कैसे किसी का दर्द, कैसे किसी का पेन इतनी इंस्पिरेशन ला सकता है उसकी लाइफ में कि उसको उसके जीवन में आगे बढ़ा सके। तो सत्यम, मैं आपसे मिली थी आपके शो एक था शहजादा में। वहाँ मैंने आपके दर्द को भी देखा, आपके जुनून को भी देखा, बहुत सारे एलिमेंट्स मुझे दिखे वहाँ पर आपके, बहुत इमोशनल पार्ट भी आपका दिखा। कैसे आप उस शो को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, कैसे आप अपनी जर्नी बता रहे थे। तो थोड़ा सा आप सुनने वालों को अपने बारे में बताएं कि सत्यम क्या है, कौन है सत्यम? तो मैं अभी फ़िलहाल एक एक्टर और पोएट हूँ। जो जर्नी मेरी चल रही है, अभी हम लोग एक शो पे काम कर रहे हैं। जो मेरा शो है, जो मेरी आईपी एक थी शहज़ादी, उस पे काम चल रहा है। बट लोग मुझे इन्फ्लुएंसर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मैंने 5 साल लोगों को ट्रेन भी किया है। तो बाय पैशन मैं फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को। तो वो जो पैसे आते हैं, फ़िलहाल क्रिएटिविटी में इतने पैसे नहीं मिलते हैं तो वो यहाँ पे खर्च होते हैं। बट फ़िलहाल जो मेरी जर्नी है, मैं जिस तरह से इंट्रोड्यूस होता हूँ तो शायर और एक्टर, इस तरीके से मुझे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और फ़िलहाल मैं उसमें ही आगे बढ़ रहा हूँ। सो शायर होना, एक एक्टर होना, एक फिटनेस फ्रीक होना, एक शहजादा होना, इतने सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो खूब जिया है आपने, इसका मतलब। मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब आप मेरा जब बायो देखेंगे इंस्टाग्राम पे तो उस पर लिखा है ट्रैवलर, मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ हर जगह। फिर मैं डांसर भी हूँ, कंटेम्प्रेरी करता हूँ। उसके बाद मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनर हूँ, मैंने खुद की फिजिक ही इतनी अच्छी बनाई है, खुद पे इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद फिर पोएट हूँ, उसके बाद फिर सिंगर हूँ क्योंकि मैं शोज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एक्टर हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वर्सेटाइल होना है। जहाँ मेरा दिल कर रहा है मैं उसमें करूँगा और अच्छे से करूँगा ताकि मैं उसे प्रोफेशनली फॉलो कर पाऊँ। तो एक इंसान को ना ऐसे जोन में जाने के लिए जहाँ वो अपने दिल की सुनता है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है और मुझे सब कुछ करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में हम बहुत पर्टिकुलर टॉपिक पे ना स्टिक रहते हैं कि मुझे यही करना है। तो इस जोन में जब आप आए, जब आपको लगा कि मुझे कंटेम्प्रेरी भी करना है, मुझे फिटनेस में भी जाना है, मुझे शायरी भी करनी है, क्या वो चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया आपको आपसे मिलने में कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे वर्सेटाइल बनना है? मुझे क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद थी पहले से ही। मतलब वो चीज़ें जहाँ पे मैं इमोशंस एक्सप्रेस कर पाऊँ। फिर जैसे वो कंटेम्प्रेरी फ्री स्टाइल होगा कि मेरी पसंद का गाना है और वो बज गया, अब मुझे बॉडी से मेरा जो पेन है या मेरी फीलिंग्स है वो निकालनी है। तो वो इकलौता फॉर्म था कंटेम्प्रेरी। और कंटेम्प्रेरी मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए उसके लिए वो फॉलो करने, और मेरी बॉडी स्टिफ थी। और मेरे लिए सबसे टफेस्ट फॉर्म था कंटेम्प्रेरी। मैं बॉलीवुड कर लेता, मैं और कोई भी फॉर्म्स कर लेता शायद, पर कंटेम्प्रेरी सबसे मुश्किल था। तो मैंने मेरे सर को बोला, जो मेरे वापी में सर हैं श्याम स्टीव, तो वो प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कंटेम्प्रेरी कर रहे हो, बहुत टफ है। मैंने कहा मुझे यही करना है, तो मुझे ये करना था। फिर अगर पोएट्री की बात आए तो बहुत बड़े बड़े दर्द जो हैं आप 4 लाइनों में लिख देते हो, तो वो मुझे करना था। तो मुझे आर्ट फॉर्म से बहुत ज़्यादा प्यार था और इसलिए मैंने एक्टिंग भी चुनी ताकि मैं इसमें डॉक्टर,
एक्टर, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, हार्ट ब्रेक, बुढ़े का रोल, हर कैरेक्टर कर पाऊँ और हर कैरेक्टर जी पाऊँ। तो मुझे सारे चीज़ें मुझे जीनी है, इसलिए मैंने एक्टर लाइफ चूज़ की। दर्द की बात आपने की, हम्म। तो थोड़ा सा अपने वो दर्द वो को तो जाहिर करें, क्योंकि आपका दर्द ही है जो आपको आप बनाता है। बिल्कुल। जिस सत्यम को हम जानते हैं, जिस सत्यम को सुनने के लिए ऑडियंस आती है, जो सत्यम शो करता है, जी। तो अपने दर्द के बारे में बताइए, क्योंकि उसने आपको बनाया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, दर्द ने ही मुझे बनाया। मतलब मैं कहता हूँ ना कि हमेशा के हार्ट ब्रेक ब्लेसिंग्स होती है और उसे ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिल टूटा है तो शायद अब वो वक्त आ गया है कि अब यहाँ से आपकी उड़ान बढ़ सकती है, बट आपको सिर्फ डील करना है वो हार्ट ब्रेक से, कैसे आप फेस कर रहे हैं उसे। तो कुछ टाइम तक तो सभी बेवकूफ़ होते हैं, मैं भी था। मैं भी उल्टी सीधी चीज़ें अपने आप पे अप्लाई की, अपने आप को टॉर्चर किया, कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान किया हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए। बट एक टाइम मुझे समझ आ गया कि ये कब तक चलेगा। अब जिसे मैं चाहता था मेरे साथ उम्र भर रहे, वो तो है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इसी इंतज़ार में ज़िंदगी गंवा दूँ। तो फिर वहाँ से वो जो जर्नी है वो शुरू हुई कि नहीं, अब करना है जो मेरे ख्वाब थे, वापस वही ख्वाब पे दौड़ना है। अब अच्छे से दौड़ेंगे, अब किसी भी ऑब्स्टिकल को आने नहीं देंगे, फिर वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई लड़की हो। तो मैंने वो सोच लिया था कि अब ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है, अब सिर्फ काम काम काम, अपने सपनों के पीछे दौड़ना है। बस मेरे गुरु, मेरे महादेव, उनको आगे रखना है, दैट्स इट। तो ये चीज़ थी। तो इस चीज़ को समझेंगे अगर, तो हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि दर्द ने आपको बनाया है। तो कुछ दो लाइनें जहाँ से आप अपना दर्द झलका सकें और ऑडियंस को सुना सकें। दर्द झलका सके तो वो मैं, मतलब समझो, मैं इसमें शायद लोग समझ जाएंगे थोड़ा बहुत दर्द मेरा, कि जिन्हें ताउम्र बाहों में समेट कर था रखना, उन्हें तस्वीरों में देख के कहाँ राहत आएगी। वाह। कि जिन्हें ताउम्र बाहों में समेट कर था रखना, उन्हें तस्वीरों में देख के कहाँ राहत आएगी। हकीमों से कह दो मरीज़ की दवा तैयार रखे, किसी गैर से गले लग कर वो शाम को घर आएगी। अरे वाह। और मैं जो किनारे पे खड़ा रहा इंतज़ार में उसके, कहाँ खबर थी कि वो किनारे पे आते ही मुझसे किनारा कराएगी। और हम जो सबके हमदर्द बना करते हैं, हम जो सबके हमदर्द बना करते हैं, कहाँ खबर थी कि हमारे हिस्से तन्हाई आएगी। और वफ़ा में मोहब्बत ना मिली तो क्या, और वफ़ा में मोहब्बत ना मिली तो क्या, हिस्से में हमारी दास्ताएं कहानी आएगी। क्या बात है। एक बार वापस मैं उस जोन में चली गई जब मैं आपका शो देख रही थी जी। अच्छा लगा आपसे वापस ऐसे मिलके। कैसा एक्सपीरियंस था आपका शो में मेरे? बहुत 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 अमेजिंग था, और बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पर, बहुत कुछ समझा। वहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि आप अपने दर्द से भी इंस्पायर हो सकते हो, और वो दर्द आपको आपकी लाइफ और में ये आगे लेके कॉम्प्लीमेंट मुझे काफ़ी लोगों ने दिया कि हार्ट ब्रेक को ऐसे किसी ने कभी मतलब यूज़ किया होगा सॉन्ग के फॉर्म में, बट ऐसे शोज़ करके लोगों को बुला के। और जब ये बहुत बड़ी बात होती है कि मेरी ही हार्ट ब्रेक की कहानी सुनने के लिए लोग पैसे खर्च कर रहे हैं और मुझे 2-2.5 घंटा बैठ के सुन रहे हैं, उसके बाद फिर वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, फिर वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ महादेव का कि मेरे जीवन में ऐसा मौका आया और मेरी कला को मैंने इस तरह से दर्शाने की कोशिश की। कहते हैं प्यार हील करता है आपको, हम्म। तो प्यार से ही वो ठोकर मिलना और उसके बाद अपने आप को हील करना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ दुनिया में सबसे प्यारी है, जब वही चीज़ आपको दर्द दे देती है, तो उस चीज़ से अपने आप को निकालना बहुत ही मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल रहता है। ऐसा बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को फेस करते हैं और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो आप अपनी जर्नी बताइए कि जब आप उस मुकाम पे थे अपनी ज़िंदगी में कि जब आप बिखरे टूटे, तो आपने अपने आप को कैसे हील किया? क्या वो चीज़ें थी जिन्होंने आपको उस दर्द भरे माहौल से बाहर निकालने में? सबसे पहली बात इसमें जो थी, मैं कहना चाहूँगा, वो थी मेरे लिए ट्रैवलिंग। मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रैवलिंग का, सफ़र का। और मेरे बहुत कम गिने चुने दोस्त हैं जो कि वो मेरे साथ घूमने तो नहीं जाते, और वो जाते भी हैं तो उनका एन्जॉयमेंट पर्पस रहता है, फिर वो चाहे गोवा हो या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ हो। मेरे लिए ट्रैवलिंग, मुझे स्पिरिचुअल जगह जाने में बहुत मज़ा आता है। जैसे बनारस हो गया, मेरे लिए सोलो ट्रैवल था। वृंदावन हो गया, सोलो ट्रैवलिंग था। फिर मेरे दिल्ली वाले भाई के साथ गया था मैं वहाँ। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, ये सारी जगह मैं अकेला जा चुका हूँ। तो मुझे पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उन्होंने मुझे ज़्यादा हील किया है। उसके बाद फिर जब घर आके लौट के मेरे माँ बाप की आंखों में मेरे लिए उम्मीद देखना, उस चीज़ ने मुझे ज़्यादा पुश किया है कि यार मैं उस फेज़ में हूँ, उस उम्र में हूँ जहाँ पे मुझे मेरे माँ बाप को सब कुछ दे देना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आजकल के यूट्यूबर्स जो हैं, जो
18-20 साल 21 साल के, बड़े बड़े घर हैं, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अंधा पैसा आ रहा है। तो उससे देख के मुझे बहुत वैसा फील होता था कि मैं क्यों उनसे ज़्यादा उम्र में हूँ और मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ों ने फिर मुझे लगता था कि मैं कहीं यही सब पिछड़ों में पड़ गया हूँ, प्यार मोहब्बत इसी को लेके मुझे बैठना तो नहीं है। वो अगर मैं हील नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरी अलग बात है, बट मुझे आगे जीवन तो जीना है, मुझे सपने तो पूरे करने हैं। वो एक अलग ही था इन सब से। तो तब जाके मुझे लगा कि मुझे बैठना तो नहीं, मुझे रोना तो नहीं है कि मैं रोता ही रहूँ, मैं सर पकड़ते रहूँ कि वो वापस आएगी, मैं उसके लिए भीख मांगू, नहीं था। मैंने उसे आखिरी दिन कहा था जुदाई पे कि मैं जिस दिन तुमसे अलग हो गया उसके बाद से जीवन में कभी चेहरा सामने से नहीं दिखाऊंगा, और वो दिन था और आज का दिन है। मैंने आज तक उसको ना देखा कभी, ना मुझे अपना चेहरा दिखाया। तो अभी मैंने रिसेंटली एक MTV का एड भी शो किया था, ऑडिशनिंग। तो उसमें जो जजेस बैठे थे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि अगर वो पीछे आपके समझो खड़ी और वो आ जाए तो, और वो कहे कि मुझे वापस एंटर होना है लाइफ में, तो आपका क्या जवाब होगा। तो रहमान साहब की लिखी हुई एक ये है लिखावट है, उसमें उन्होंने वो कहते हैं कि याद है एक रोज़ कहा था बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। कि याद है एक रोज़ कहा था बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। जब कोई वापस जाकर आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसके साथ चलता नहीं, साथ दोबारा रहता नहीं। गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। क्या बात है। हम नहीं चाहेंगे कि आप पत्थर के हों, बिल्कुल भी। हम चाहेंगे आप खुश रहें। तो अभी आप अपनी एक लाइफ में एक आर्टिस्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अपने करियर को लेकर बढ़ रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है ये आपका, इस इंडस्ट्री में आना आपको कितना चैलेंजिंग लगता है? क्योंकि ये सपना है आपका, सपने कभी आसान नहीं होते, सपनों को पाना कभी आसान नहीं होता। तो क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और एज इन मैंने जो फील्ड चूज़ की है जिसमें सक्सेस रेशियो 0.51 या 0.2% ऐसा कुछ होता है, बहुत रेयर लोग हैं जो तारे बनते हैं। मतलब ऐसा लगता है 5 सालों में कोई 1 या 2 सितारा निकला होगा, और सबका ड्रीम फिर वही होता है, पीक। अगर कोई कहे कि एक्टर बनना है तो उसको पीक ही टच करनी है, वो कि वो बॉलीवुड की मूवीज़ करे, कमर्शियल्स काम करे। तो उसके लिए जब मैं ऑडिशन देने जाता हूँ और जब मुझे पता चलता है कि मैं बर्न वाला इंसान हूँ, मेरा बर्न है, मेरा फेस कट अच्छा है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मेरा कॉन्फिडेंट है, फिर मैं जब देखता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट के वहाँ पे 150 लोग और हैं जो मेरी तरह दिख रहे हैं, मेरे से अच्छे दिख रहे हैं, मेरे से ज़्यादा हाइटेड हैं, गोरे हैं, ब्रॉड चेस्ट वाले हैं, अच्छी फिजिक है, तब मुझे लगता है कि भाई साहब बहुत टफ होने वाला है, चैलेंज, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ, क्या पता उनको रिक्वायरमेंट मेरे ही फेस की हो, कैरेक्टर वो मेरे जैसा ही ढूंढ रहे हो, भले मेरे से बहुत अच्छे अच्छे हों। तो वो एक होप रखता है कि बहुत सारी चीज़ें होती। अब शाहरुख खान साहब कहते हैं कि अगर हम इस दौर में आए होते एक्टर बनने के लिए तो हमारा कुछ नहीं होता, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर में वो फिट होते हैं तो वो हो जाता। तो हम भी उसी उम्मीद से सारे एक्टर लगे कि कहीं तो हमारा कैरेक्टर आएगा हमारे तरह का। इसीलिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ है इसमें करना सर्वाइव। उसके साथ साथ पोइट्री शोज़ संभालना, क्योंकि मुझे वो भी करना है, वो मेरी IP है। उसके साथ साथ उम्र वो है मेरी जहाँ पे घर पे पैसे देने होंगे, क्योंकि कुछ कुछ लोन्स चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी संभालनी, माँ बाप की उम्मीद है मुझसे। अब इस उम्र में अगर मैं स्ट्रगल करके, तो किस उम्र में मैं घर वालों को खुशी दे पाऊँगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद फिर बड़ा भाई है तो उसकी शादी का भी एक प्रेशर है घर पे, जबकि मैं छोटा भाई हूँ तो मुझे भी वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ के साथ सपने पूरे करने हैं, घर वालों को भी संभालना है, अपने भी ख्वाब हैं वो देखने हैं, अपनी करंटली रिक्वायरमेंट भी देखनी है, जो फिटनेस है, फिजिक भी संभालनी है, मेंटेनेंस भी देखना है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट खुशी हंसी खुशी उसको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, चेस कर रहा हूँ, और मज़ा भी आ रहा है। बहुत खुशी होती है उस चीज़ के लिए जब हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि वो कर पाए जो वो दिल से करना चाहते हैं। वरना जिन जिम्मेदारियों की आप बात कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारियों की आड़ लेके इंसान वो करने से चूक जाता है जिससे उसको प्यार होता है। बिल्कुल, अगर आप वो थाली में खाना खा रहे हैं जिससे आपका पेट भी भर रहा है और दिल भी भर रहा है, तो वो सबसे अच्छी है आपके लिए, सबसे अच्छी, वो सबसे अच्छी थाली है। जैसे मैं अगर एक्टिंग में हूँ तो मुझे एक्टिंग पसंद भी है, मैं कर भी रहा हूँ और उससे इतने पैसे भी कमा रहा हूँ, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है जो आप दिल से चाह भी रहे हो और आपके ख्वाब भी उससे पूरे हो रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी का रूल है कि या तो जो पसंद है उससे प्यार करो, या तो जिससे प्यार है वो काम करो। बिल्कुल। तो आपके केस में आप वही कर रहे हैं, इसीलिए आप जी पा रहे हैं, इसको जीना कहते हैं। यस, मैं नहीं चाहता कि आने वाले कुछ सालों में अगर मैं अभी कोई बिजनेस डाल लूँ या मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने हो, घर वालों को खुश रखना हो, आने वाले टाइम में मुझे पता है कि मैं कुछ सालों में फिर रिग्रेट करने लगूंगा कि मैं एक मौका तो कोशिश कर सकता था। काश। हाँ, क्योंकि अफसोस ज़िंदगी में बहुत दर्द देता है।
ज़िंदगी भर दर्द देता है, वो क्या अफसोस यार, क्यों वो रिग्रेट नहीं चाहिए मुझे लाइफ में कि मैंने एक कोशिश नहीं की। मतलब अगर मैं बैग पैक करके घर से निकला हूँ बनारस के लिए, मुझे ट्रेन मेरी सीट पे मुझे नहीं बैठने मिला, मैं जाऊँगा तो सही। मुझे अफसोस नहीं करना है कि यार मैंने दिवाली पे बनारस छोड़ दिया। मुझे अफसोस नहीं करना है कि मैंने जीवन में डांस नहीं किया। मैंने अफसोस नहीं करना है कि मैं जीवन में शायरियाँ नहीं बोल पाया जो मेरी लिखी हुई थी। तो वो अफसोस बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें चूज़ करता हूँ मैं अच्छे से उसे निभाऊँ। वो जिंदगी में काश बोलने की जगह नहीं होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। जी। इंस्पिरेशन है ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए। तो सत्यम, आप ये बताओ कि पेरेंट्स की आपसे बहुत उम्मीद है और आपने खुद कहा कि आप एक ऐसे करियर में हो जहाँ पर सक्सेस रेट बहुत कम है। जी। तो पेरेंट्स का सपोर्ट कितना है? पेरेंट्स का सपोर्ट तो पापा के एंगल से कहूँ तो पापा को तो इतना नहीं है। पापा को ऐसा है कि अब भी अगर मैं फ़ोन कर दूँ, पापा यहाँ मन नहीं लग रहा थोड़ा, हाँ 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 जल्दी आ जा, तुरंत आ जा यहाँ, सब छोड़ छाड़ के। तो पापा में, क्योंकि पापा को डर है, क्योंकि मैं जैसे 4 साल पहले बॉम्बे रह चुका हूँ, तो वहाँ पे बहुत फ्रॉड्स हुए हैं, लाखों रुपए के मेरे साथ फ्रॉड्स हुए। मैंने पुलिस कंप्लेन तक मुंबई में बोरीवली पुलिस स्टेशन में की है। तो ये सारी चीज़ें तो पापा देख चुके हैं। मुझे टॉर्चर भी बहुत किया गया है। मुझे घर जिसके साथ फ्लैट में रखा था उसने रहने नहीं दिया, उसने मुझे निकाल दिया था। तो उसके बाद मुझे ब्लैकमेल भी बहुत किया है लोगों ने, फ्रॉड्स बहुत हुए, छोटे छोटे प्रोडक्शन ने, कोई कार्ड्स बना लो, आर्टिस्ट कार्ड बना लो। तो पापा को ये सब चीज़ें बताई थी मैंने। तो पापा को पता है कि डर रहता है, क्योंकि वो मेरे पापा हैं, वो बाप है एक। तो उसको पता है कि कितना भी बड़ा हो जाए, कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा होते हैं मास्टर फ्रॉड करने में। तो उस चीज़ से डरते हैं। आज भी पापा, जब मैं वीडियो कॉल करता हूँ तो मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि पापा को घर बताऊँ, क्योंकि मैंने जो अभी घर बना के रिसेंटली मेरा आया हूँ वो बहुत अच्छे से बनाया मैंने, पूरा डेकोरेट करके सब कुछ बहुत अच्छे से एक एस्थेटिक घर बना के आया हूँ। और जब अभी मैं दिखाता हूँ पापा को, तो पापा को मैं कोशिश करता हूँ मैं वीडियो कॉल अच्छे एंगल से दिखाऊँ, क्योंकि पापा चाहते हैं कि इतना आलीशान बना के तू घर अब ऐसी जगह रहने गया है। इसलिए मम्मी है जो सपोर्ट करती है। मम्मी को बहुत ज़्यादा बिलीफ है कि ये कर लेगा, पर वो कहीं ना कहीं माँ बाप की आंखों में मुझे दिख जाता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि इतना कुछ मुंबई में कर रहा है तो कब टीवी पे आएगा, कब हम तुझे एक्टर कहेंगे कि मेरा बेटा एक्टर है, टीवी पे आ रहा है, पैसे कमा रहा है। तो इसलिए वो सपोर्ट है नहीं, पर कहीं ना कहीं वो लोग सपोर्ट तो करते हैं। मुझे पता है वो सुबह उठ के रात को सोते टाइम मेरे लिए प्रे ज़रूर करते हैं, क्योंकि मैं अभी जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने सबसे पहले मम्मी से ही बात की, मम्मी को बताया कैसा से जा रहा हूँ। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी मुझे कि जाओ सब अच्छा होगा, वो सारी चीज़ें, गुरु को ध्यान में रखना। तो बस यही है, मम्मी पापा के थोड़ा वो है, उनको बस 1-2 बार अगर मैं आ जाऊँ ना तो वो खुश हो जाएंगे। बस उसी की कोशिश चल रही है। देखिए, कहते हैं ना कि जो माँ बाप है वो भगवान के बराबर है, क्योंकि भगवान हमें जन्म देता है और कर्म करने की ताकत देता है, पर माँ बाप हमें जन्म देने से लेकर उस स्टेज तक लेकर जाते हैं जहाँ तक हम इतने काबिल हो जाते हैं कि हम अपने लिए भी कर सकते हैं, हम उनके लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। मुंबई सपनों की नगरी है ना। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब मैंने मुंबई में आज से 3 साल पहले पैर रखा था तो मैंने यही कहा था मुंबई से कि ये तो सपनों की दुनिया है और मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं चाहती हूँ मेरे सपने पूरे हों और महादेव की कृपा से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो मुंबई से आपको क्या कनेक्शन फील होता है, क्या एनर्जी मिलती है आपको मुंबई से? तो घर समझो, घर से भागा हुआ लड़का था, बहुत हाथ जोड़ मैंने माँ बाप से हाथ जोड़े थे मैंने कि मुझे शिफ्ट होना है बॉम्बे। और पापा ने बहुत कोशिश की थी कि मैं ना जाऊं, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे नहीं है, बहुत बड़ी है, माया नगरी है, सबको पता है। और इतने आसानी से, तब तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, मैं कुछ रहूँगा 15-16 साल का, तो तब मुझे शिफ्ट होना था। और तब मेरा 10th ही मेरा कंप्लीट हुआ था, 11th में मैंने एडमिशन लेके मुझे एक्टिंग में करना था। और तब मेरे माँ बाप को ऐसा लगा कि अभी जाने नहीं देते, पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा आप बड़े भाई को क्रिकेटर बनने दे रहे हो, वो जाता है मैचेस खेलने, तो मेरा भी हक है, मुझे भी जाना है। तो वहाँ से लेके फिर मैं जब 3-4 साल रहा, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर था, साथ में बना साथिया, स्वरागरी, ये सब सीरियल आते थे पहले रश्मि शर्मा टेलीफिल्म प्रोडक्शन से, तो वहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं महाडा शिफ्ट हुआ, तब जाके थोड़ा ऑडिशन वगैरह दिए मैंने। तब भी एक्टिंग नहीं सीखी थी, ऑडिशंस वगैरह देता था। तब जाके मुझे लग गया कि बहुत महंगी दुनिया है ये, वाकई बहुत महंगी दुनिया है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है compete करना, बहुत ज़्यादा क्राउड है। मतलब मैं कितना भी बयां कर दूं, अभी मैंने रिसेंटली एक ऑडिशन दिया, आप मानोगे नहीं, सुबह 8 बजे मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में मेरा नाम लिखवाया, मेरा कुछ 650 नंबर पे आया नाम, और मैंने दूसरे दिन मेरा 3 बजे नंबर लगा। तो आप सोचो, हम लोग सिर्फ एक दिन का, वो कोई वेब सीरीज़ के लिए वो ऑडिशन था, 750 एक्टर्स एक ही एरिया के, आराम नगर के, वहाँ पे थे। तो इतना ज़्यादा वो है। और उसके बाद जब मैंने 2018 में जब छोड़ा बॉम्बे, तब मैंने डिसाइड कर लिया अब जब मैं बॉम्बे आऊँगा तो मैं इतना प्रिपेयर्ड होकर आऊँगा कि फिर मुझे मुंबई से वो कमबैक चाहिए। मतलब मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है मुंबई से, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मुझे 100 गुना ज़्यादा मुंबई से अब मैं लूँगा।
तो मुंबई मेरे लिए वो, क्योंकि बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा मेरे मुंबई में फ्रॉड्स हुए, मुझे परेशान हुई, मेरी रात बिगड़ी है, मेरे को लोगों ने इरिटेट किया है, ब्लैकमेल किया है। तो वो सब बदला लेना है मुझे मेरे काम से और मुंबई से। तो मुंबई से मेरा पर्सनल कनेक्शन है, मुझे वो एनर्जी आती है और ये सपने पूरे करती है। मैंने वो मेरे एक पोइट्री में कहा था कि मुंबई अगर अपने पे आ जाए तो इंसान को सितारा बना देती है, और वहाँ से अगर वो चाहे तो गिरा के ज़मीन पे वो तोड़ देती है। तो मुंबई वो नगरी है। जब भी मुंबई की बात आती है ना, ये चीज़ हर जगह देखने को मिलती है, घर से भाग के आना, जी। घर से भाग के आना। इतना अट्रैक्शन है, इतना चार्म है, और सच में आसानी से आप ऊपर भी भेज देती है, आप संभाल पाओ तो ठीक है, वरना नीचे भी गिरा देती है। तो बड़ा मज़ेदार आपका ये किस्सा लगा मुझे। तो कोई एक ऐसा चैलेंजिंग पार्ट आपकी लाइफ का ये मुंबई में आने के दौरान जो आज भी आप याद करते हो तो आपको वो तकलीफ और हंसी दोनों साथ में आती हो? ऐसे 2-4 किस्से हैं। पहला किस्सा ये है कि जब मैं शिफ्ट हुआ था, मेरे पापा ने एक प्रोड्यूसर को पैसे दिए थे कि मेरे बच्चे को कहीं रखना है, तो उन्होंने मुझे नाला सुपारा में रखा था, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया और सबसे चीप चीज़ें मिलती है। मतलब हमारा रेंट भी था, कुछ 2016 की बात है, कुछ होगा 650 रुपये। हाँ, वो 1 आवर के था, जिसमें सिर्फ शाम को 1 घंटा पानी आएगा, आपने पानी भर लिया तो भर लिया, वरना दूसरे दिन सुबह आपको लाइन में लगना पड़ेगा टैंक करके। तो जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, मैं जब सुबह उठता था 7 बजे का, 7 नहीं बना 7 पे कॉल टाइम होता था, तो जब मैं देखा लाइन में आंटियाँ लगी हैं 4-4 बाल्टियाँ लेके, और मैं उसमें बीच में बच्चा खड़ा हूँ, मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर 30 रुपये का जो पानी का बॉटल होता है वो मैं खरीदते उससे नहाता था और मैं सेट पे आता था। अब सेट पे जाना चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे नाला सुपारा से ट्रेन पकड़नी सुबह सुबह की, और इतना मुश्किल होता है चढ़ना, क्योंकि वो भर के ही एकदम फिट आती है। अब उसमें कैसे जगह बनाऊँ? तो मेरे कितनी बार शर्ट फटी है, बैग टूटे हैं बहुत सारे, किसी ने मेरा बाल पकड़ के खींच दिया क्योंकि चढ़ नहीं पाता था। फिर मैंने कांटेक्ट बना लिया था, तो जो बजाने वाली मंडली होती थी ना, उन्होंने मुझे वो कर लिया था कि अब तू जब भी आएगा हमारे साथ आ जाना। वो चैलेंजिंग था। वो जब मैं मोमेंट याद करता हूँ, उसके बाद फिर मेरा प्रोड्यूसर ने मेरे रूममेट को पैसे नहीं देता था मेरे को रखने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ, फेडअप होकर उसने 15-20 दिन रहूँगा उसके साथ में, उसने मेरा बैग रात को बाहर निकाल दिया। मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई गेट बंद है, बैग बाहर है, कहाँ हो आप? बोलता है नहीं मैं नाइट शिफ्ट पे आ गया हूँ, अब सुबह आएगा, तू पैसे तो दे नहीं रहा है, तो तेरा बैग भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैं ये डैड को बता नहीं सकता था, पापा को बताता, पापा उस रात ही जैसे तैसे आते और मुझे ले जाते। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बैग लेके मैं नाला सुपारा स्टेशन पे चला गया, और नाला सुपारा स्टेशन पे मैं बैठा और मैंने प्रोड्यूसर को कॉल किया। मैंने कहा सर आपने उसको पैसे नहीं दिए, उसने मेरा बैग निकाल दिया और मैं रो रहा हूँ और मैं स्टेशन पे बैठा हूँ, सर मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलते टेंशन मत ले तू, ना पापा को मत बताना, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद दूसरा फ़ोन जब उसको लगाया आधे घंटे बाद, तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो मैं पूरी रात वो वहाँ पे बैठा, और मुझे भूख इतनी लग रही थी, तो तब पैकेट के थेपले मिलते थे, तो मुझे पता है 30 रुपीज़ का मैंने थेपला लिया था, तो वो मैंने खाया और सुबह की ट्रेन पकड़ के फिर मैं घर पापा मम्मी के पास गया। तो मैंने अभी भी उनको किस्सा ये पता नहीं है, वो शायद ये देखेंगे तब उनको पता चलेगा। तो और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग कहानियाँ बता रहे हैं कि ट्रेन पे हमने रात गुजारी, शाहरुख खान ने भी बताई थी, नहीं, वो जेन्युइनली था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे तो थे, पर मुझे तब समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई दोस्त नहीं था, घर के लिए मेरे पास ट्रेन नहीं थी, तो मैं रात को मेरे को बिताना पड़ा स्टेशन पे। तो वो एक किस्सा है जो मुझे अब मैं सोचता हूँ कि एक वो दिन था और एक आज का दिन है, कि आज मैं अगर 1 साल भी मैं अपना घर नहीं लूँ ना, तो मेरे पास मुंबई में इतने कॉन्टैक्ट्स है कि 1 साल तक मैं बिना कहीं पैसे दिए मैं रह सकता हूँ। वो मैंने रिश्ता बनाया मुंबई में। ये चीज़ कमानी पड़ती है। बिल्कुल, ये कमानी पड़ती है। इतना ऐसी दोस्ती कमानी पड़ती है, ऐसे दोस्त भी कमाने पड़ते हैं। जब भी किसी इंसान के लाइफ में दर्द आता है ना, तो उस दर्द से निकालने के लिए भी कोई ना कोई आता है वहाँ पर। तो आपके मुँह से मैं महादेव का नाम बहुत सुनी हूँ, तो कैसे आपका जुड़ना हुआ महादेव से, कैसे आप उनकी तरफ इतना अट्रैक्ट हुए? महादेव से कनेक्शन मेरा एक्चुअली, मैं जिस लड़की के साथ मोहब्बत में हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी महादेव से। और तो जब वो मंदिर जाती थी, तो अक्सर ये होता था कि जब मैं मंदिर उसको लेने आता था या उसके साथ बैठता था, तो मैं मंदिर के बाहर बैठता था, तो हमेशा वो हर मंडे पूजा करती थी मंदिर में जाके। तो मैं कभी कभी अंदर नहीं जाता था, तो कहती थी कि आ जाओ। मैंने कहा मैं तो आपके लिए आया, मेरे दर्शन हो गए, मेरे को तो आपके दर्शन करने थे। पर वो धीरे धीरे फिर उनके साथ बैठने लगा, फिर वो जब बातें बताने लगी महादेव की, और उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं फिर एवरी मंडे मंदिर वगैरह जाने लगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी होने लगी। फिर वो धीरे धीरे कनेक्ट हुआ। और महादेव से सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट जो कनेक्शन का था मेरा, जब मैं हार्ट ब्रेक के बाद जो हमारी आखिरी मुलाकात थी मेरी और उस शख्स की जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता था मैं, उसके मैं अगले दिन ही मैं ऋषिकेश निकल गया, और बिना अनप्लान था वो सब कुछ जो था। तो जब मैं ऋषिकेश गया, तब जाके मुझे, अब मैं महादेव की नगरी पहुंचा हूं, तब मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई महादेव की, कि मैं इतना ज़्यादा टूट के आया हूँ मेरे महादेव के पास, तो अब मेरी बिगड़ी बनाना इनका काम है।
तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने जहाँ भी, क्योंकि ऋषिकेश इतना ज़्यादा कनेक्टेड है मेरे लिए, मैं 2-3 बार सोलो ट्रिप पे जा चुका हूँ। उसके बाद से फिर मेरी अगली जो ट्रिप थी कुछ ही महीनों बाद, फिर वो बनारस थी, जो कि महादेव की नगरी है वो। तो वहाँ पे फिर मैं बनारस रहा काफ़ी टाइम तक, 10-12 दिन मैं वहाँ गुजारा। मैं घाटों पर बैठ रहा हूँ, मैं आरतियाँ कर रहा हूँ महादेव की, मैं सारी चीज़ें, मतलब हर मंदिर में जा रहा हूँ, मणिकर्णिका घाट बैठ रहा हूँ, जीवन के बारे में जान रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसे ही वो जर्नी ऐसे शुरू हुई। फिर मैंने किसी को ये बात ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने उस लड़की को पाने के लिए मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा था। पर जब 12 सोमवार हो गए उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे ही नहीं चाहता जीवन में, और मैं महादेव को फोर्स करूं कि कोई लड़की मेरे जीवन में आ जाए 16 सोमवार के व्रत के बाद, तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि मैं महादेव को जो कहूँगा वो मान लेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं गलत मांगूँ उनसे। तो मैंने 12 सोमवार में ही वो मैंने व्रत फॉलो नहीं किया। मैंने 12 सोमवार रखे उस लड़की को पाने के लिए। उसके बाद मैंने कहा अब ये 12 सोमवार है, मैंने 16 सोमवार किया, और 16 सोमवार में आखिरी आपको महादेव को आपको विश करनी होती है कि आप क्या चाहते हो, आपका सोमवार किस लिए आपने रखा। तब मैंने रखा कि मेरे को मेरे ख्वाब पूरे करने हैं, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मेरे माँ बाप की जो उम्मीद है उस पर मुझे खरा उतरना है, मुझे मेरे माँ बाप को वो लाइफ दिखानी है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं हो। तो वो मैंने 16 सोमवार फिर उसमें टर्न किया। तो तब से जाके महादेव इतना ज़्यादा मेरे से कनेक्टेड हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं अभी जीवन में, महादेव की कृपा है वो। कहते हैं ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं हमें हील करती है, म्यूजिक हमें हील करता है। एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बस वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आप चाहो तो किसी भी ज़रिए से अपनी उस एनर्जी को, यानी कि अगर आप पेन में भी हो तो वो पेन की एनर्जी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप अपने काम में लगा सकते हो, आप अपने ड्रीम्स को चेस करने में लगा सकते हो। तो ये चीज़ आप से बहुत अच्छा सीखने को मिल रही है कि आपने दर्द में ना रहकर उसी इमोशन को, उसी इमोशन की एनर्जी को आपने अपने सपनों को पूरा करने की ओर लगाया। आप वापस उस फ्रेम में आए जहाँ पे आपको लगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भगवान है। ये बहुत अमेजिंग बात। जी बिल्कुल, बहुत अमेजिंग बात है। ये भटकना बहुत आसान है, पर अपने आप को पा लेना बहुत मुश्किल। और मैं ये जानता हूँ कि अभी जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं कैसा था पहले, ना पढ़ने में ठीक था, पनिश होता था, कुछ लुक्स नहीं थे, स्किनी था एकदम, बहुत ज़्यादा अगली दिखता था, और अब जाके मैंने जो ट्रांसफॉर्म किया, फिर वो मेरी बातचीत में हो, कॉन्फिडेंट हो, मेरी फिजिक हो, मेरा लुक हो, तो ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये बॉडी बनाने से नहीं आता, किताबें पढ़ने से नहीं आता, नॉलेज लेने से नहीं आता। आपको ना ओवरऑल आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा हर चीज़ में। जैसे आपको वो कॉन्फिडेंट आना चाहिए, आपकी ज़बान क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मेरा लाइफ का थोड़ा रिग्रेट रहा है कि मैंने बहुत पहले से किताबें नहीं पढ़ी, तो अभी पढ़ने में मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है। पर मैं अभी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किताबें जितनी ज़्यादा हो सके पढूं। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ कॉन्फिडेंट में इन्वॉल्व करती हैं। जैसे मैं जब शहर जाता हूँ, जैसे मैं बनारस जाता हूँ, अकेले में रह रहा हूँ, तो मुझे दुनियादारी पता चल रही है। अकेले मुझे वहाँ पे घूमना है, रहना है, मुझे अपनी सिक्योरिटी देखनी है। मैं मणिकर्णिका घाट पे रात बैठा हूँ, चिताएं आसपास जल रही, तो वो सारी चीज़ें नॉलेज लेना। वृंदावन जा रहा हूँ तो मैं कृष्णा और राधा की पूरी कहानी जान रहा हूँ, निधिवन क्या है और ब्रजवासी कैसे होते, कितने मंदिर हैं, निधिवन घाट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें वो जानना। उसके बाद फिर आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व करना होता है। आपको वेदों के बारे में पता होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अथर्ववेद हैं तो 730 युक्त हैं, उसमें 20 अध्याय हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें रोग निवारण, फिर औषधि प्रयोग, जंतर तंत्र, टोना टोटका, ये सब आता है। फिर अगर आप ऋग्वेद में जा रहे हैं तो उसमें 1500 कुछ मंत्र हैं, सामवेद में अगर जा रहे हैं तो उसमें 1575 मंत्र हैं, जिसमें से 1305 जो ऋग्वेद के लिए हैं। तो लोगों को इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप ऐसे लोगों के सामने बैठो तो वो आपको सीरियस ले सकें। लोगों को आजकल युग के बारे में नहीं पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से ये रिपीट होगा, तो ये बेसिक नॉलेज है। लोगों को साधुस के बारे में पता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, कहीं जैसे नागा साधुस को देख लिया तो वीडियो निकालने लगते हैं, उनको परेशान करते हैं। अरे आप उनके बारे में जानो। नागा साधुस जो गुरुजी हैं उन्होंने डिस्कवर्ड किया है, किस गुरु ने उनको डिस्कवर्ड किया है वो जानो। अब आप मानोगे नहीं, 5-6 लाख साधुस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड कितने। और नागा साधुस इसीलिए हैं इस धरती पे क्योंकि वो सनातनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हम सबके जाने के बाद भी वो करेंगे, हमारे से पहले भी करते आए, तो उनकी रिस्पेक्ट। तो ये सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, जहाँ कहीं बात निकले तो आप समझा सको। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ों का आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर वो आध्यात्मिक बातें हों, सनातनी हो, धर्म की बातें हों, फिर वो आज की कल्चर की हो, फिर वो AI हो या जेनजी कल्चर हो, आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप
कहीं भी आप उठ बैठ सकते हैं लोगों के साथ। ये बात तो बिल्कुल सही है, पता आपको हर चीज़ होनी चाहिए, और आज के समय में किसी भी चीज़ को पता करने के जरिए कम नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत सोर्सेज है, आप बहुत Yes. रिसोर्सफुल हो। और कहीं ना कहीं इस बात को भी देखो तो समझेंगे कि अगर हम अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, या अगर हमें अपने आप से जुड़ना है, तो सबसे पहले हमें बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होना बिल्कुल। पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दौर में। अगर कुछ पल के लिए भी आपको अकेला कर दिया जाए, यानी कि आपसे मोबाइल भी ले लिया जाए, तो आप एंजाइटी को फील कर लेंगे इतनी देर में। तो अपनी इतने कम समय के लिए अपने ऊपर आए हुए इतने छोटे से दुख को, कि मेरा फोन मुझसे ले लिया गया है, टूटा नहीं है, ले लिया गया है, तो उस चीज से निकलना भी आसान नहीं है। वो स्ट्रेस हो जाता है, वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वहाँ पर भी आपको बहुत तकलीफ होगी, दिल में दर्द होगा। तो ऐसे समय में आप सुनने वालों को बता रहे हो कि इतने बड़े दर्द से इंस्पिरेशन लेना, और अपने ड्रीम की तरफ बहुत जाना। कोशिश करनी पड़ती है जब आपका इतना टफ फेस चल रहा हो, हार्ट ब्रेक हो, या आप इतने ज़्यादा दर्द में हो, फिर आपके पास पैसे नहीं है और उसी वक्त लड़की भी छोड़ गई और आप ख्वाब के पीछे हैं ही नहीं, अभी बहुत दूर चला गया है ख्वाब आपसे, तब आपको बर्बाद है आप। हाँ, बर्बाद हो हर जगह से। तब आपको सिर्फ बचना है कुछ चीज़ों से, जो कि है नशा। वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं शराब पीऊंगा, मैं ड्रग करूंगा तो मैं को हील होगा, एटलीस्ट मैं कुछ टाइम के लिए मैं खुश रहूंगा, मैं वो पेन को दूर करूंगा। वो सारी चीज़ों से पढ़ना है, गलत संगत से बचना है। मैं मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ, तो ऐसे मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं जो रात को 1-2 बजे फ़ोन करते हैं, अरे आते हैं ना, बैठते हैं, चलना एक लेट्स स्मोक अप, लेट्स क्लब जाते हैं। मैं कभी उनकी संगत नहीं करता, और ऐसा भी नहीं कि मैं उनको मुंह पे मना कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्टली एक वे निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनसे काम आ सकता है कभी ना कभी वो मेरे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कोई बहाना दे दूँ, पर मैं मना नहीं करता मुंह पे। मैंने कहा भाई आज शूट है, या आज मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आज मैं घर पे हूँ, नींद आ रही है, आज मुझे जिम जाना है, मैं बहाना देता हूँ, क्योंकि इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आपको उसमें कोई भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर इससे आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपने कहीं क्लबिंग का चक्कर नशा कर लिया, आपने दारू का नशा कर लिया, आपने कुछ ड्रग का नशा कर लिया, तो फिर आप गए, आपका खत्म। तो इन चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल होता है, और ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि दर्द है तो हीलिंग जरूरी है, पर हीलिंग के सोर्सेज पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव एग्जैक्टली। फिर वो धर्म से जुड़ो, या अपने काम से जुड़ो, अपने ख्वाब से जुड़ो, सबसे बेस्ट। बहुत बहुत अमेजिंग। तो अब अभी आपसे बात हुई तो पता चला कि घर वालों के बहुत प्यारे हो आप, आपकी मदर के साथ आपका बहुत जुड़ाव है जी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लाइफ में वो स्ट्रगल चल रहा है। तो वो स्ट्रगल के फेज में रहना, जिसमें आपके पेरेंट्स का आपके पास ना होना, घर से दूर रहना, ये भी तो बहुत इम्बैलेंस क्रिएट करता होगा अंदर। ये भी तो कभी कभी वो घर वालों की याद ले आता होगा। कैसे फेस करते हो, क्या फील करते हो उस समय? जब मैं पहले शिफ्ट हुआ था बॉम्बे, तब 1-1 महीना रहता था, और 15-20 दिन, और फटाफट घर पे जाता था। पर अब ऐसा हो गया है कि जब मैं निकला अपना अच्छा घर बना के, क्योंकि मुझे था कि मेरा कमरा बहुत अच्छा हो, मैंने प्रॉपर अपने हिसाब से कलर चूज़ किया, अपनी डिज़ाइन की, अपना पीओपी करवाया, सब कुछ, अपनी टाइल्स वगैरह लगवाएं अपने हिसाब से। मैंने एक लाइब्रेरी सेट की, और वही करने के बाद जैसे ही वो कंप्लीट हुई, उसके 3 दिन बाद मुझे मुंबई शिफ्ट होने का मेरी एक फ्रेंड जो थी, उन्होंने कहा कि एक प्ले है वो हो रहा है, तो आप आ जाओ। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और मेरी मम्मी को भी बुरा लगा कि अपने इसने पसंद से घर बनाया और अब ये छोड़ के जा रहा है। तो जब मैं पूरा सामान लेके आया अपना, जब वो टेम्पो में हम भर रहे थे, तो मेरी मम्मी रो रही थी और मेरे पापा इमोशनल थे। तो वो बहुत मुश्किल था, और सबसे सैडेस्ट पार्ट जो है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी वाला, वो है कि मेरा रियो, मेरा डॉग है बीगल मेरे पास, तो उससे इतना लगाव है, मतलब वो जान है मेरी, मतलब वो उसके बिना बहुत मुश्किल है उसको सोचना। मतलब दिन में वो कम से कम 20 बार याद आता है, अगर कोई डॉग दिख जाए, स्ट्रीट डॉग हो या पेट डॉग हो, उसकी याद आता है। और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है बहुत कम होती है। तो मुझे उसका बहुत डर था कि यार जब तक मैं अपने सपने पूरे करूंगा तब तक उसकी उम्र ना हो जाए, मैं खेल ना पाऊँ। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा टफ है मेरे लिए जीना, इसलिए मैं उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखता हूँ। मेरा वॉलपेपर भी अभी उसी की फ़ोटो से है। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़, क्योंकि माँ से मैं बात कर लूँगा, वो बता देंगी क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, मैं उस बेचारे को कैसे बताऊँ, क्योंकि उसको पता है कि सत्यम जो है वो है नहीं। वो कैसे बताएगा। और जब जाता हूँ तो वो ऐसे मुझे गले लगता है कि जैसे मतलब मैं अरसों से बिछड़ा हूँ उससे। और अभी मम्मी से मिल के आया कुछ 15 दिन पहले, तो वो भी किचन में थी, और मैंने कभी भी घर पे मैं बता के नहीं जाता, मैं रैंडमली चला जाता हूँ ऐसे ही। और मैं मम्मी को फ़ोन करा था किचन से, मैंने कहा हॉल से किचन में गया, मैंने कहा हाँ, अरे कुछ नहीं, खाना खाने जा रहा हूँ, अभी टायर्ड हूँ, 2 रोटी एक्स्ट्रा बना था। कहा क्यों? मैंने कहा यहाँ पे खड़ा हूँ आपके पीछे। तो मम्मी वो रो पड़ी, एकदम ज़ोर से हंस के रो पड़ी। तो बहुत ज़्यादा वो याद करती हैं, और क्योंकि
हम लोग हमेशा साथ में सोते हैं ना सब लोग, मैं 2 भाई और मम्मी डैड, एक ही रूम में हम लोग सब सोते हैं और बीच में हमारा रियो जगह बना के, तो वो रात को बातें हैं, वो सब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर उनके ख्वाब कर उनको वो चीज़ देना जो उन्होंने नहीं सोचा है, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं लगा हूँ कि जल्द से जल्दी उनको, मैं अगर मुंबई में इतना कामयाब हो जाऊं कि बड़ा घर ले लूं, उनको शिफ्ट करूं और अपने साथ रखूं। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बिल्कुल। जिस इंसान को प्यार की कीमत होती है ना, वही इंसान, सैक्रिफाइसेस यही है, वो इंसान दूसरों को ना प्यार दे पाता है, Yes, क्योंकि उसको exactly. पता होता है कि प्यार कितना कीमती है, Exactly. इसकी क्या वैल्यू है। हाँ। तो अभी आप बड़े अमेजिंग तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, जी। बड़े अच्छे गोल्स आपने अपने लिए सेट जी। किए हैं। आपसे मिलकर, आप जैसी पर्सनालिटी से मिलकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं। फ्यूचर प्लान्स तो जैसे अगर मेरे पोइट्री आपकी बात करें तो अब जो हम शोज़ बना रहे हैं, अब बहुत बड़ी टीम के साथ बना रहे हैं, हम एक प्रॉपर एक रॉक कवाली टाइप करेंगे जिसमें वो गाने हैं जो लोग हमेशा 90s के वो गाने हैं जो मूवीज़ में आ चुके हैं, उस तरीके का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, और जिसमें मैं अपनी स्टोरी बयां करूं और जिसमें बीच बीच में गाने हैं। उसके बाद हमारा सेट ऐसा डिज़ाइन हो जहाँ पे मैं लोगों को बैठने ना दूं, मतलब मैंने अपना दर्द बयां किया है तो अब उस दर्द पे वो लोग नाचेंगे। क्या बात है। तो वो कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें हमारी कुछ 12-15 म्यूजिशियन की टीम हम बना रहे हैं, उसमें पूरा पीआर होगा और बड़े बड़े हम शोज़ लेंगे, तो उस पर काम चल रहा है और वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मुझे वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना है, तो उस पर काम चल रहा है। बाकी एक्टिंग फील्ड में थिएटर कर रहा हूँ, अभी एक वर्कशॉप्स चल रही थी मेरी, अभी एक और मैं कोर्स करने वाला हूँ थिएटर का, उसके बाद ऑडिशन दिए जा रहे हैं, जहाँ पे भी काम मिल रहा है तो बहुत बेहतर है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं लाइफ में। उसके बाद फाइनेंशियली मैं फ़िटनेस में थोड़ा देख रहा हूँ, कुछ ग्रुप्स बना रहा हूँ, एक्टिविटीज़ जिसमें मैं बीच ट्रेनिंग दे पाऊँ लोगों को। क्या बात। क्योंकि मैं फ़िटनेस में एक्टिव रहूँ, मुझे ऐसा नहीं कि पैसे ज़्यादा कमाने, मुझे है कि मुझे वो है कि लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मुझे वो है कि मैं एक बीच वर्कआउट सेशन बनाऊँ जहाँ पे लोग फ्रीली अपना दे पाएँ, अलग अलग बैचेस हों, तो उस पर काम चल रहा है। तो यही गोल्स हैं, बट कोई ऐसा मैंने पॉइंट देखा नहीं, क्योंकि मैं पॉइंट रख लूँगा, मुझे उस पॉइंट के बहुत आगे जाना है। तो और मेरी लाइफ में हमेशा यही हुआ है कि मैंने कभी फिजिक नहीं इमेजिन की थी, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी मैंने अपनी बॉडी बना ली, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना शोज़ बनाऊँगा पेन पे, वो हो गया। तो मैंने ये समझ लिया मेरी लाइफ में पर्पस कि मैं कोई गोल सेट नहीं करूँगा, जो लाइफ में जारी है जारी। इसलिए मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 2025 ड्रीम लिस्ट है, 5 शोज़ इन डिफरेंट सिटी इस साल में, 5 सिटीज़ एंड 2 कंट्रीज़ टू ट्रैवल, सोलो ट्रैवलिंग करनी मुझे। सेल फोन कार इस साल मुझे एनी हाउ लेनी है मेरे पैसों की कमाई से। 100 के फॉलोवर्स ऑन सोशल मीडिया, ये मेरा एक गोल है इस साल। और अर्न 6 to 7 डिजिट इनकम ये साल, तो ये मेरा है। तो मैं जब भी रोज़ सुबह उठता हूँ तो ये मैं देखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कितना इंस्पायर करेंगे। बस कर रहे हैं, मैं भी इंस्पायर्ड होता हूँ लोगों से, वही एक्सचेंज में मिलता है। यू अट्रैक्ट हु यू आर ना। Exactly. आप वही अट्रैक्ट करते हो अपने जीवन में जो आप हो, ना कि जो आप बनना चाहते हो। तो हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जीना, बिल्कुल अपने आप को स्वीकार करना उस फेज में जहां हम अच्छे हैं, जहां हम अच्छे नहीं भी। बहुत अच्छा लगा मुझे सत्यम आपसे बात करके, आपको इस शो में बुला के ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगा कि हर चीज़ ना एक समय तक के लिए होती है। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जिसको भी, जैसे आप अपने कोई गुरु को मान रहे हैं, आप कोई भी महादेव को मान रहे हैं, राम जी को मान रहे हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, मुझे एक टाइम पे लगता है आप उन पे बिलीव कीजिए। जैसे मैं अगर हूँ तो मैं मेरे गुरु पे बिलीव करता हूँ कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। तो मैंने सब कुछ सौंप दिया है, बट मेरा कर्तव्य ये है कि जब भी मैं मेरे गुरुजी के पास जाता हूँ या मैं महादेव के पास जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं हमेशा उनसे ये बात कहता हूँ कि मैं उनको विश नहीं बताता मेरी कि ये पूरा कर देना, मुझे गाड़ी दिला देना, मुझे बंगला दिला देना, मेरा ये सपना है, मुझे ये ऑडिशन। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे जितनी मेहनत हो करवा लेना, जितनी मेहनत हो, मतलब मुझे रुला देना, तड़पा देना मेहनत करने में, पर फिर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे हक में आना चाहिए। तो मैं यही विश करके निकलता हूँ। तो यही मैं मैं लोगों को बताना चाहूँगा जो हमें सुन रहे हैं कि हमेशा बिलीव करो, कोई ना कोई ऐसा होता है, अपने माँ बाप की दुआओं पे बिलीव करो, अपने काम पे करो, अपना पोटेंशियल जानो कि मैं कर लूँगा। सब लोग ऐसे ही ऊपर आए, कोई भी पैदा होते ही सितारा नहीं बना है, सब सितारे बने हैं बहुत कुछ संघर्षों से निकल के, बहुत मेहनत करके, बहुत कुछ लाइफ में देख के, हार्ट ब्रेक, पैसों की कमी, घर से निकाले गए, कोई घर से भागे गए, किसी ने माँ बाप ने उनको निकाल दिया, विश्वास नहीं किया,
किसी का रिश्ता टूटा, किसी की शादी टूटी, सब लोग ने फिर भी जाके अपना आज करियर उस मकाम पे है। फिर आप एग्जाम्पल किसी को भी ले लो, फिर वो शाहरुख खान साहब हो, हार्दिक पांड्या हो, जो करंटली उन्होंने इतने बड़े उनके जो डिवोर्स हुआ उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी, फिर वो सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो, पॉलिटिशियंस हो, बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी लेके आए हैं। बस उनका एक ही चीज़ था, डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए, उनको बिलीव था कि वो लोग कर लेंगे और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। बस ये 3 चीज़ें आपको मैटर करती हैं, बाकी आप तो फिर जीवन में कुछ भी उखाड़ लोगे, मतलब कितनी भी बड़ी चीज़ें हो आप वो क्रैक कर लोगे। क्या बात है सत्यम। तो अब मैं इस शो को एंड करना चाहूँगी इस बात से कि परिस्थितियाँ कितनी भी आपको धूल और धूमिल करने के लिए आए, हमेशा याद रखो वो आपका बेस्ट निकालने के लिए आई है। क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। बिल्कुल। कैसे निकलेगा जब तक वो दबाव नहीं आएगा। बिल्कुल। एक हीरा कोयले की खान में चिल्लाएगा नहीं कि मैं हीरा हूँ। बिल्कुल। तो उसको खुद ही वहां से बाहर, उसको सामने आना पड़ेगा किसी के, कोई उसे वहां से उठा सके और उसको शो बिल्कुल। और वो भी है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबके लिए एक हादसा जरूरी है। बिल्कुल। तो वो एक हादसा होना चाहिए, बातों से तो कोई नहीं सीखता। मैं भी आज बता दूं लोगों को कि हार्ट ब्रेक ये वो लोग सुन लेंगे, शायद स्किप भी कर दें, बट जब होता है ना तब पता चलता है कि हाँ अब हो चुका है, अब संभलना है मुझे। तो वो वाली बात है। बिल्कुल। तो हमने देखा रुकना नहीं है, डरना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ना है अपने सपनों की तरफ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पंख लगाने हैं और अपने जीवन को उस गति से हमें आगे लेकर जाना है, अपने लिए और अपने अपनों के लिए। जो आपकी लाइफ में वो पेन लेकर आया वो सिर्फ एक किरदार निभाने के लिए आया, ताकि आप अपनी लाइफ के बेस्टेस्ट पार्ट को जी सकें। और ये कितना ब्यूटीफुल है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये शो पसंद आएगा, आपको सत्यम जी पसंद आएंगे। आप उनका पेज फॉलो कर सकते हैं, आप उनकी शायरी के शो देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो बड़ा अच्छा लगा सत्यम जी आपसे बात करके, आपकी इमोशंस सुन के, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। आपको कैसा लगा इस शो में आके? मुझे सच में बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसी बातें होती नहीं हैं किसी से। तो आपने जो सवाल, आपके सवाल के जो आपने सोच के रखा था बहुत ही बेहतरीन थे। मुझे भी पता चला कि एक हमें खुद भी पता चलता है कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर निकाली जा सकती हैं, जिससे लोग इंस्पायर्ड होंगे। तो मुझे आज ये पता चला आपने जो भी सवाल पूछे, और बहुत ही इंस्पायर्ड रहा मैं मेरे ही कॉन्वर्सेशन से आपके साथ, कि मुझे बहुत चीज़ें जब मैं देखूंगा सीखने मिलेगा कि भाई जीवन में बहुत कुछ करना है। और इस पूरे जर्नी में, पूरे कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंस अपने फैमिली को देना, सबसे बड़ी बात। अपने माँ बाप और अपने ख्वाब को सबसे ऊपर रखना, सबसे ऊपर। और सेल्फ लव कभी मत छोड़ना। बाकी लोग को जितने लोग आए, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, वाइफ, सबको सेकेंडरी रखना। तो ये चीज़ मैंने नोट की है और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये मौका दिया गया अपनी बातें कहने के लिए, और जिससे लोग इंस्पायर्ड हों। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपका आभार। आप आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।